नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो देखिए, मार्च 2024 का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले मार्च 2024 का हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट सेकंड है। और इससे पहले जनवरी फरवरी जितने भी महीने हुए हैं, चाहे वो 2023 के हो या फिर 2024 के हो, उन सभी को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम मार्च 2024 के गिरिराज पत्रिका के सेकेंड पार्ट से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, who has been recently appointed as the chairman of the 7th State Finance Commission of हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किन्हें जो है वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो 7वें नंबर का राज्य वित्त आयोग है, उसका चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। परंतु किसको बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो ये बनाया गया है किसको, आपने इनका नाम ध्यान रखना है। इनका नाम है नंदलाल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, नंदलाल जी को बनाया गया है। अब ये कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, नंदलाल जो है ये रामपुर से जो है वो एमएलए चुने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और ये चेयरमैन बने हैं 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन के। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि डेप्यूटी चेयरमैन बनाया गया है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का। डेप्यूटी चेयरमैन स्टेट प्लानिंग बोर्ड का किसको बनाया गया है, वो भी एमएलए ही है, फतेहपुर के एमएलए हैं जिनका नाम भवानी सिंह पठानिया है, उनको जो है वो बनाया गया है। दो नाम हो गए, एक तो फतेहपुर के एमएलए भवानी सिंह पठानिया हो गए जो डिप्टी चेयरमैन बनाए गए हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड के, और कैबिनेट रैंक इनको दिया गया है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि रामपुर के एमएलए नंदलाल को जो है वो चेयरमैन बनाया गया है 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन का। एक बात यहाँ पर जो नोट करने वाली की है वो ये है कि इस बार जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है हिमाचल में, वो कौन से नंबर का है, वो है 7th ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है। ये 7th नंबर भी जो है वो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर हिमाचल में आपको एक बहुत बड़ी शफलिंग या फिर बहुत बड़ी आपको ये कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई। उसके बाद जो है वो राज्यसभा के लिए चुने गए। तो राज्यसभा के लिए किसको चुना गया, कांग्रेस बहुमत में थी, परंतु कांग्रेस के कैंडिडेट राज्यसभा के लिए नहीं चुने गए। बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो राज्यसभा के लिए चुने गए, और राज्यसभा के लिए जो चुने गए उनका नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के लिए जो चुने गए हैं उनका नाम है हर्ष महाजन। उनका नाम आपने ध्यान रखना है, वो राज्यसभा के लिए जो है वो चुने गए हैं। ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं हर्ष महाजन, और इन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया है। कांग्रेस के कैंडिडेट जिनको हराया गया है उनका नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, उनका नाम भी ध्यान रखना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। हिमाचल से 3 राज्यसभा की सीट्स होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, गिरिराज पत्रिका में क्वेश्चन आए ना आए वो मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकलकर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा क्वेश्चन, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो डेली न्यूज़पेपर से हो, गिरिराज पत्रिका के से हो, या फिर कहीं और से करंट इवेंट से बने। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फोक म्यूजिक। तो बोलते हैं कि लोक संगीत में योगदान देने के लिए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है वो किसे जो है वो इस पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में जो है संगीत नाटक अकेडमी से संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के जो प्रसिद्ध लोक गायक हैं जिनका नाम है डॉक्टर कृष्णलाल सहगल। डॉक्टर कृष्णलाल सहगल, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इनको जो है वो सम्मानित किया गया है। और आपने ध्यान रखना है कि इनका बहुत ज़्यादा योगदान है हिमाचल के संगीत में, जो लोकल फोक सॉन्ग्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, और इसीलिए जो है इन्हें उस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से याद रखने लायक हैं, इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है कि अवार्ड इनको दिया किसके द्वारा गया है। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है, और इसके साथ ही इनको 1 लाख रुपया नकद राशि भी जो है वो प्रदान की गई है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने यहाँ से ये बात नोट कर लें कि ये अलग अलग संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं, दूरदर्शन में काम कर चुके हैं, आकाशवाणी में काम कर चुके हैं। तो ये अलग अलग तरह से संस्थाओं में काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली सुमन हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ बीएसएफ, सी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हाल ही में सुमन बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर जो है वो बनी है। ये जो है वो किस जिले से संबंध रखती हैं। उत्तीर्ण सीरीज़ में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। उत्तीर्ण सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फीमेल स्नाइपर जो है वो बीएसएफ की कौन बनी है, तो उस टाइम हमने सुमन का नाम पढ़ा था। अभी ये कौन से ज़िले से संबंध रखती है, ये गिरिराज पत्रिका हम पढ़ रहे हैं, तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ रहे हैं, हालांकि गिरिराज पत्रिका में आया नहीं था।
हिमाचल के मंडी जिले से संबंध रखती हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मंडी जिले से जो है वो संबंध रखती हैं, परंतु मंडी जिले में ये कहाँ से संबंध रखती हैं ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है वो बनी है। तो मंडी जिले में ये कहाँ से संबंध रखती हैं, ये जो है वो मंडी जिले के बरियारा गांव से जो है वो संबंध रखती हैं, बरियारा गांव की रहने वाली हैं। और हिमाचल के लिए देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता है, परंतु पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है कि बीएसएफ में पहली महिला स्नाइपर जो है वो मिली है बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। और हिमाचल के लिए और भी गर्व की बात हो जाती है क्योंकि हिमाचल से ये है मंडी जिले से संबंध रखती हैं। इससे पहले जो गिरिराज पत्रिका मार्च महीने का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, वहाँ का एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो उसको भी हम रिवाइज करेंगे कि किसको जो है वो हिमाचल से अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल वुमेंस डे 2024 में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर यूनाइटेड नेशन रिलेशन के लिए। तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर यूएन रिलेशन के लिए जो है वो 2024 का जो अवार्ड दिया गया है वो डॉक्टर सीमा शर्मा को जो है वो दिया गया है। और ये इंटरनेशनल वुमेंस डे पर जो है वो दिया गया है। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 2024 में उसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ये थीम भी हमने पढ़ रखी है, तो ये थीम भी आपने ध्यान रखनी है, कब ये मनाया जाता है वो भी आपने ध्यान रखना, साथ में जो बाकी की जानकारी हो गई वो भी आपने जो है वो यहाँ पर नोट डाउन करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर इंदिरा गांधी गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम हाउ मच इंसेंटिव अमाउंट इज गिवन फॉर अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग आफ्टर हैविंग अ डॉटर। तो बोलते हैं कि इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने पर कितनी प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाती है। देखो इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत जो है अगर एक बच्ची के साथ बाद एक बेटी के बाद अगर कोई परिवार नियोजन अपना लेता है तो उसको जो है वो कुछ अमाउंट देने की सरकार ने जो है बात कही है। अब कितना अमाउंट सरकार उसको देगी वो अमाउंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको जो है वो 2 लाख रुपये देने की बात कही गई है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब 2 लाख रुपया जो है वो उसको दिया जाएगा जो एक लड़की के बाद जो है वो परिवार नियोजन को अपना लेगा। पहले ये 35,000 रुपया दिया जाता था, अब 35,000 से बढ़ाकर इसको 2 लाख रुपया जो है वो कर दिया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मान लो 2 बेटियों के बाद परिवार नियोजन को अपनाता है तो उसको कितना अमाउंट दिया जाएगा, उसको 1 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। अगर कोई 2 बेटियों के बाद परिवार नियोजन को अपनाता है तो उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो भी आपने ध्यान रखना है। महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए ही बहुत सारी योजनाएं जो हैं चलाई गई हैं। एक सशक्त नारी समृद्ध हिमाचल को लेकर जो है योजना चलाई गई है इस तरह की कि अगर कोई लड़की है कोई लड़की किसी परिवार से संबंध रखती है, वो नर्सिंग करना चाहती है, एमबीबीएस करना चाहती है, एमबीए इंजीनियरिंग या और कोई टेक्निकल कोर्स जो है वो करना चाहती है और उनकी वार्षिक आय जो है वो 1 लाख रुपए से कम है, तो उनके लिए भी जो है वो सरकार कहती है कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो शिक्षा के लिए जो है वो कम ब्याज पर जो है वो क्या करेंगे, लोन देंगे, या फिर यूं कहें कि हम जो है वो क्या करेंगे, ब्याज मुक्त ऋण दे देंगे, ब्याज रखेंगे ही नहीं। तो ऐसा करने के लिए सरकार ने जो है वो 75,000 रुपये तक का कर्ज देने की बात जो है वो कही है। कितना 75,000 तक का कर्ज दिया जाएगा। इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय जो है वो होनी चाहिए और 75,000 रुपये का जो है वो कर्ज दिया जाएगा और इसमें कोई भी जो है वो ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसी तरह महिलाओं को सशक्त करने के लिए, नारियों को सशक्त करने के लिए सरकार ने ये भी डिसीजन लिया है कि 20,000 मेधावी जो छात्राएं हैं उनको ई स्कूटी खरीदने पर जो है वो 25,000 रुपये की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। क्या ई स्कूटी खरीदने पर जो है 25,000 रुपये की सब्सिडी उनको देने की बात कही है। और इसी तरह सरकार ने जो है वो लैंड सीलिंग एक्ट में भी जो है वो संशोधन किया है और लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन करने के बाद सरकार ने जो पैतृक संपत्ति है उसमें बेटियों को भी जो है वो बेटों के समान अधिकार देने की बात जो है वो कही है। तो ये अलग अलग कानून या फिर अलग अलग योजनाएं सरकार ने जो है वो लड़कियों के लिए, नारियों के लिए जो है वो चलाई है और भी बहुत सारी हैं, थोड़ी सी हम आगे भी पढ़ लेंगे आने वाले टॉपिक में, वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच पेंशन गिवन अंडर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना। तो देखो इंदिरा गांधी एक योजना चलाई गई है जिसको नाम दिया गया है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ये जो योजना चलाई गई है या फिर इस योजना के तहत जो पेंशन दी जाएगी वो किसको दी जाएगी और कितनी दी जाएगी वो भी पता होना चाहिए।
इसमें पेंशन देने की बात कही गई है। सरकार ने कहा है कि इसमें पेंशन जो है वो देंगे, तो इसमें 1500 रुपये पेंशन देने की बात जो है वो कही गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1500 रुपया प्रति माह जो है ये पेंशन देने की बात कही गई है। और 18 वर्ष से ऊपर 18 ईयर से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं, 18 वर्ष से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं, उनको जो है ये योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ये जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जो है वो चलाई गई है। अगर इस तरह की कोई भी योजना अब एग्जाम में पूछी जाए, क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से भी क्वेश्चन को बना देगा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान सुख समृद्धि सीधी योजना, इस तरह की योजना कौन से स्टेट ने जो है वो लॉन्च की है, तो ये नेशनल लेवल के करंट अफेयर में क्वेश्चन बन जाएगा। ये अपने हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही जो है वो की गई है, ये नोट करना है आपको यहाँ से। और 1500 रुपये का पता चल गया। अच्छा, यहाँ से मैं कुछ और पॉइंट आपको नोट करवाता हूँ। पॉइंट आपको क्या नोट करना है, एक तो पॉइंट आपको नोट करना है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना भी जो है वो चलाई गई है। इस योजना के तहत विधवा और एकल महिलाएं जो है, महिलाओं के जो बच्चे हैं, इन महिलाओं के जो बच्चे हैं उनको 27 साल तक जो है वो निःशुल्क शिक्षा जो है वो दी जाएगी। सरकार जो है वो विधवा पुनर्विवाह को भी जो है वो बढ़ावा देती है। सरकार कहती है अगर विधवा पुनर्विवाह कोई करता है तो 65,000 रुपये राशि पहले दी जाती थी, अब 2 लाख रुपया जो है वो इनको दिया जाएगा, ये कहा जाता है। और इंदिरा गांधी जो बालिका सुरक्षा योजना है वो तो हमने जान ली कि 35 लाख से बढ़ाकर 2 लाख अमाउंट कर दिया गया है। एक बच्चे के बाद अगर कोई परिवार नियोजन को अपनाता है, 2 बच्चे के बाद अपनाता है तो उसको 1 लाख रुपया जो है वो सरकार देगी। साथ में ही हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो बेटियों के लिए शादी की उम्र जो है वो बढ़ा दी गई है। बेटियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाकर पहले 18 साल थी, 18 साल से बढ़ाकर जो है वो उसे 21 साल जो है वो कर दिया गया है। 21 ईयर जो है वो कर दिया गया है बेटियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर। अगले क्वेश्चन में देखें जी क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डिक्लेयर साहो यात्रा एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज दिस फेयर सेलिब्रेटेड। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो क्या किया गया है, साहो यात्रा जो है उसको जिला स्तरीय मेला जो है वो घोषित किया गया है। अब साहो यात्रा को जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया है, परंतु ये साहो यात्रा जो है वो कौन से जिले में मनाई जाती है ये तो पता होना चाहिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ से। साहो यात्रा डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाई जाती है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पूरी बात या फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है या क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है। देखो साहो यात्रा जो है ना, साहो यात्रा को जो है वो क्या किया गया है, अभी जिला स्तरीय मेला जो है वो घोषित कर दिया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो मनाई जाती है। इसी के अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो सूही मेला है, डिस्ट्रिक्ट चंबा का सूही मेला और साथ में ये साहो यात्रा और सूही मेला जो है, इन दोनों को जिला स्तरीय मेला जो है वो घोषित करने का निर्णय अभी लिया गया है कैबिनेट में, तो वो इम्पोर्टेंट है। अभी मंडी का जो है वो शिवरात्रि मेला, वो इंटरनेशनल लेवल का शिवरात्रि मेला मंडी में होता है। यहाँ से मैंने स्पेसिफिक रूप से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनाया, परंतु क्वेश्चंस हम जानेंगे यहाँ से बहुत सारे, जो आपको एक एक पॉइंट नोट करना है। अभी देखो जो देवी देवताओं का नजराना होता है, बजरदंतियों का मानदेय होता है, उसको 10% बढ़ाने का सरकार ने जो है निर्णय लिया है। अब बात करते हैं हम शिवरात्रि मेले की, जो कि इंटरनेशनल लेवल का एक मेला जो है वो होता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ये मेला कितने दिनों तक जो है वो चलता है, 7 दिनों तक ये मेला जो है वो चलता है। कहाँ पर चलता है, मंडी के पड्डल ग्राउंड में जो है ये मेला चलता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि ये मेला क्यों मनाया जाता है, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि मंडी के राजा शिवराम सिंह की मृत्यु के पश्चात जो था वो उनके बेटा थे ईश्वरी सेन, जो कि मंडी के राजा जो था वो बने थे। मंडी के राजा ईश्वरी सेन राजा बने थे और इनको जो था वो बंदी बना लिया गया था कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा। संसार चंद ने जो था वो ईश्वरी सेन को बंदी बनाया और नदौन में बंदी बना कर रखा था। लगभग 12 वर्षों तक बंदी बना कर रखा। 1806 में जब गोरखाओं ने अटैक किया तब ये जो था वो वहाँ से आज़ाद हो पाए थे और राजा वहाँ से आज़ाद हो गए थे। और राजा ईश्वरी सेन जो था वो शिवरात्रि के कुछ दिन पहले ही जो था वो इस लंबी कैद से जो था वो आज़ाद हुए थे। और इसी खुशी में जो था वो ग्रामीणों ने जो है वो अपने देवी देवताओं को, सारे जितने भी दूर दूर के ग्राम थे जो मंडी रियासत में आते थे, वो सभी जो था वो देवताओं को मंडी लेकर आए थे और एक जश्न मनाया गया था और तभी से जो है ये परंपरा चलती आ रही है।
दूसरा राजा अजबर सेन के साथ इसको जोड़ा जाता है कि राजा अजबर सेन के समय से ये उत्सव मनाया जा रहा है। तीसरा यहाँ पर जोड़ा जाता है राजा सूरत सेन के साथ। राजा सूरत सेन ने कहा जाता है कि इस मेले को एक नई फॉर्म जो था वो दी थी। राजा सूरत सेन के जो था वो 18 पुत्र हुआ करते थे और ये सारे के सारे पुत्र इन्हीं के जीवन काल में जो था वो मर गए थे, कोई भी जीवित नहीं रहा था। अब उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, तो उत्तराधिकारी के रूप में जो था वो राजा ने क्या किया, एक सुनार थे जिनका नाम भीमा था। भीमा सुनार से एक चांदी की प्रतिमा बनाई जिसे माधोराम नाम जो था वो दिया गया और राजा ने जो था वो अपना साम्राज्य माधोराव को जो था वो दे दिया था। और इसके बाद शिवरात्रि में जो है वो माधोराय की शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाती है या फिर शोभा यात्रा का नेतृत्व जो है वो करने लगते हैं ये माधोराव। और राज्य में जितने भी समस्त देव शिवरात्रि में आते हैं वो पहले माधोराव और फिर राजा को जो है वो अपनी हाजिरी जो है वो देते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं जो हैं वो शिवरात्रि मेले को लेकर है। यहाँ पर भूतनाथ मंदिर भी जो है वो स्थित है। भूतनाथ मंदिर के बारे में भी आपने ध्यान रखना है, राजा अजबर सेन के कार्यकाल के दौरान ही बना था और राजा अजबर सेन के कार्यकाल के दौरान ये भूतनाथ मंदिर बना था और भूतनाथ शिव मंदिर जो है ना, यहाँ से ही पूजा अर्चना होती है और फिर जो है वो शिवरात्रि मेला स्टार्ट हो जाता है। तो ये शिवरात्रि मेले के बारे में आपने सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जान ली। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं उन सभी को नोट करना। आगे बोलते हैं वेयर इज चौहार वैली लोकेटेड, तो बोलते हैं कि चौहार घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है। चौहार एक इंपॉर्टेंट वैली है, इसके बारे में पूरा आर्टिकल जो था वो गिरिराज पत्रिका में आया था। जानेंगे कि क्या आर्टिकल आया था, क्यों आया था, और हम जानेंगे कि ये चौहार वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है। चौहार वैली देखो मंडी में स्थित है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मंडी में जो है ये चौहार वैली स्थित है। चलो सही बात है कि मंडी में ये चौहार वैली है। बरोट विलेज के बारे में आपने सुना होगा, टूरिस्ट की काफ़ी अट्रैक्शन यहाँ पर रहती है, बस उसी को लेकर टूरिस्ट की अट्रैक्शन को लेकर ही जो था वो एक आर्टिकल दिया गया था कि अभी भी ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इतने उभर नहीं सके हैं प्लेस और थोड़ा सा अनटच हैं, कम टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मंडी की जो चौहार घाटी है ना, यहाँ पर ही ये जो है वो बरोट गाँव स्थित है और यहाँ पर एक नदी भी बहती है जो ऊहल नदी के नाम से जो है वो जानी जाती है। ऊहल नदी जो है वो ये भी हो गया ब्यास की सहायक नदी है और पूरी बात हो गई। 1922 की बात है, 1922 के आसपास पंजाब के चीफ कमिश्नर हुआ करते थे या फिर चीफ इंजीनियर हुआ करते थे जिनका नाम था कर्नल बीसी बेटी। कर्नल बीसी बेटी ने जो था वो जोगिंदर नगर के सानन नामक स्थान पर जो था एक परियोजना की परिकल्पना जो था वो की थी कि मैं इस तरह की परियोजना यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। और 1925 में तत्कालीन भारत सरकार और मंडी रियासत के राजा उस टाइम हुआ करते थे जिनका नाम जोगिंदर सेन था। उनके बीच जो है वो उसको लेकर समझौता जो है वो होता है और सानन परियोजना जो है वो बनने लग जाती है। सानन परियोजना का पहला जो स्टेज बनती है, पहला चरण जो बनता है वो 48 मेगावाट का बनता है और 1932 में ये बनकर जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये भी पता चल गया कि किस तरह से ये परियोजना स्टार्ट हुई, कब कंप्लीट हो गई बनकर, किसने इसको डिज़ाइन किया था या फिर किसका ये विचार था किस तरह की कोई इस तरह का जो है वो कोई चीज़ होनी चाहिए। वो थे कर्नल बीसी बेटी, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, कर्नल बीसी बेटी का उनका नाम इम्पोर्टेंट है। मे भी एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, चीफ इंजीनियर थे ये कर्नल बीसी बेटी, इनका नाम आप ध्यान रखें जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौहार वैली के बारे में पता चल गया आपको। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द कैबिनेट मिशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिमला। तो बोलते हैं कि शिमला में ये शिमला में कैबिनेट मिशन सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। शिमला में कैबिनेट मिशन सम्मेलन जो था वो हुआ था, ये कब हुआ था जी, 1946 में जो था ये हुआ था। कौन सी ईयर में जी, 1946 में जो था वो हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो यहाँ पर 1942 दिया गया है। 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन जो था वो भारत भेजा गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको भारत जो था वो भेजा गया था। 1942 में ही जो था वो हमें क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो है वो देखने को मिलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में जो था वो हुआ था। और 1944 उसके बाद आता है तो 1944 में एक CR फार्मूला था जिसको राजाजी फार्मूला भी कहा जाता है। तो ये प्रपोजल जो था वो बनाया गया था C राजगोपालाचारी जी के द्वारा, वो आपने ध्यान रखना है। अगर हम 1945 की बात करते हैं कि क्या 1945 में भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था, तो 1945 में एक प्लान आया था जिसको वेवेल प्लान के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो वेवेल प्लान आपने 1945 का जो है वो ध्यान रखना है। और साथ में शिमला में जो कैबिनेट मिशन का सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, वो 1946 में जो था वो हुआ था। हाँ, वेवेल प्लान जो है ये जो है इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि 1946 में
शिमला सम्मेलन में प्रस्तुत जो भारतीय स्वशासन का एक प्रस्ताव था ना, इस योजना का नाम उस समय जो था वो वायसराय लॉर्ड वेवल के नाम पर रखा गया था। उस टाइम लॉर्ड वेवल हुआ करते थे, उनके नाम पर ये वेवल योजना जो था वो 1945 में बनी थी। फिर आता है हमारा 1946। इस टाइम क्या होता है कि शिमला में कैबिनेट मिशन की एक सम्मेलन होता है जिसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन जो है वो कब भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन आपको पता चल गया कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, ये 1946 में आया था। तो ऑब्वियसली इसकी जो शिमला में मीटिंग हुई होगी अगर, तो वो 1946 में ही हुई होगी। अदरवाइज़ तो शिमला कॉन्फ्रेंस भी आप एक पढ़ते हैं जो कि 1945 में हुई थी, उसको लेकर कंफ्यूज ना हो जाए, वो वेबल प्लान के साथ आएगी, परंतु ये हम कैबिनेट मिशन की स्पेसिफिक रूप से यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखें, वन लाइनर क्वेश्चन है कुछ हमारे पास दिए हुए। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, ये पीजीटी पेपर 1 में देखो पहले जो एक पेपर 1 हुआ था ना किसी एग्जाम का, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन से क्वेश्चन आया था। आगे जो पीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा या एलाइड सर्विसेज का होगा, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर भी संभावना है कि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो आप यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि ये क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे वो बेसिक ऐसे ही जीके का क्वेश्चन क्यों ना हो। और पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग से डील कैसे करना है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि अगर आप पेपर 2 में टॉप कर गए, पेपर 2 में किसी के साथ नंबर क्लैश कर गए, तो पेपर 1 में अगर आपके अच्छे नंबर होंगे, सबसे ज़्यादा नंबर होंगे या फिर टॉप में होंगे, तो पेपर 1 में आपको मेरिट में जो है फाइनल मेरिट में जगह मिल जाएगी। अभी देखो टीजीटी बैच 22 का रिजल्ट आया है, तो एक अलग ही खुशी होती है जब फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है नाम आ जाता है। तो होपफुली की सक्सेस सभी को मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं जनवरी 2024 में भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में इनके बीच में एक आयोजित हुआ था जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था, उसको क्या नाम जो था वो दिया गया था। इंडिया के बीच में हुआ था और इंडिया के साथ साथ यूएई के बीच में हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में हुआ था। इसको नाम दिया गया था डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन नाम इसको दिया गया था। ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुआ था? इंडिया और यूएई के बीच में हुआ था। हमने जब उत्तीर्ण सीरीज़ में ये क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि ये जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 की एक्सरसाइज हुई है ये कहाँ पर हुई है, इस तरह से भी हमने पढ़ा था। तो राजस्थान के जैसलमेर में जो था ये हुई थी, वो क्वेश्चन भी हमने पढ़ रखा है। तो उत्तीर्ण सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का 19वें नंबर का जो शिखर सम्मेलन हुआ, बोलते हैं 2024 में कहाँ पर जो था वो आयोजित किया गया था। अब देखो नाम की बात की जा रही है, ये नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये आपने ध्यान रखना है। इसका 19th नंबर का ये शिखर सम्मेलन हुआ और ये शिखर सम्मेलन जो था ये कंपाला युगांडा में जो था वो हुआ था। कंपाला युगांडा में पड़ता है, तो वहाँ पर जो था ये हुआ था। क्वेश्चन पूछने वाला बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता है किसी भी छोटे से एग्जाम में, किसी भी बड़े से एग्जाम में, कि युगांडा की जो कैपिटल है वो क्या है, युगांडा कंट्री की जो कैपिटल है वो क्या है, वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो युगांडा की जो कैपिटल है ना वो कंपाला ही है और कंपाला में ही ये 19वें नंबर का शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास क्या बोला गया। बोलते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 में स्टार्ट की गई थी, फरवरी महीने की 2023 को स्टार्ट की गई थी। अक्सर चर्चा में आती रहती है, न्यूज़ में आती रहती है, करंट अफेयर में हम पढ़ते रहते हैं, तभी ये याद रखनी है। आगे बोलते हैं तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो ये तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति जो था वो बनाई गई थी, इनका संबंध किससे है। ये ऐसे नोट जोड़ें इसको कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आचार संहिता लग जाएगी, तो चुनाव जो व्यवस्था है इसमें आमूल सुधार से है, आमूल सुधार की जाए, इससे संबंधित जो है ये तारकुंडे और गोस्वामी कमेटी जो था वो बनाई गई थी। इसने ऑब्वियसली इसी फील्ड में कुछ रिकमेंडेशन जो है वो फिर दी होंगी। आगे बोलते हैं ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम भारत के किस राज्य में है। देखो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की हम बात करें कि ये भारत के किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में जो है वो आता है। केरल राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं सिखों के किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को जो है वो संरक्षण प्रदान किया था। तो सिखों के किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को संरक्षण प्राप्त किया था। एक और बात ध्यान रखें कि अलाइड सर्विसेज में सिखों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पहले पूछे गए, और अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
एलाइड के लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस आप खुद ब खुद समझते भी हैं। ये दिया गया था गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। गुरु अर्जन देव जी का नाम आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ था इसकी रचना की थी। पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसका ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। इसकी रचना कौन से वर्ष में की गई थी? इसकी रचना 1874 में की गई थी। आई थिंक एचएएस में ये मिलान करने को दिया गया था, क्वेश्चन मैच करने को, या फिर यूं ही पूछा गया था, किसी और एग्जाम पूछा जरूर गया है, हिमाचल के ही एग्जाम में, परंतु ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर विल द स्टेट्स फर्स्ट हैप्पीनेस शेल्टर आदर्श ग्राम कॉम्प्लेक्स बी एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पहला जो सुखास्त्र आदर्श ग्राम परिसर है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी में ही क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, सुखास्त्र आदर्श ग्राम परिसर के बारे में, कहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। लास्ट एडिशन में हमने पढ़ा था गिरिराज की, अभी आप कमेंट करके बताएंगे, एक अच्छा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। हर एक अपडेट, चाहे वो कल टीजीटी बैच वाइज का रिजल्ट आया, जेयू की अपडेट थी या फिर कोई और अपडेट होती है, वो सारी आपको वहाँ पर मिल जाती है टाइम टू टाइम, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई दिक्कत ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।